मैम मुझे बड़े भाई साहब के एक क्वेश्चन में डाउट था, तो मैम मैं आपसे अभी पूछूं या फिर ग्रुप पे डाल दूं तो आप उसमें प्रियांशी आंसर इज कर नॉट क्लियर देंगे। टू मी बेटा। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, बड़े भाई साहब पाठ से संबंधित एक प्रश्न में आपको दिक्कत है, आप मुझसे उसका आंसर चाहते हैं व्हाट्सएप पे। एम आई राइट? इज इट प्रियांशी, यही कहना चाहते हो बेटा? ओके मैम। ओके, प्लीज पूछने की भी यस जरूरत नहीं है। मैम। आप में से कोई भी, आप में से किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत है, मैं अपनी हर क्लास में आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने डाउट्स, ठीक है, अपनी समस्या, अपनी कोई भी डिफिकल्टी है, आप मुझे पर्सनल विंडो पे, अगर आप कहना चाहते हैं पर्सनल विंडो पे कह दीजिए, क्लास ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं जिससे और बच्चों को भी उसका बेनिफिट मिले, तो क्लास ग्रुप में शेयर कर लीजिए। ठीक है प्रियांशी? तो बेटा जो भी डाउट है क्लास ग्रुप में पूछ लीजिएगा, जिससे सभी को उसका उत्तर मिल जाएगा। एम आई क्लियर? और किसी को कोई बात कहनी? वेरी गुड, वेरी, कोई बात नहीं। और किसी को कोई बात कहनी? देखो, क्लास का मतलब यही है कि जिसको जहां दिक्कत है वो नहीं रहनी चाहिए, चाहे काव्य हो, चाहे गद्य हो, चाहे संचयन हो, चाहे व्याकरण हो, या कोई व्यक्तिगत समस्या है, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी किसी को भी आ रही है, तो प्लीज आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, एज यू विश, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। डन? चलिए हम आज की क्लास आरंभ करें। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम पहले थोड़ा सा सुनिएगा, और एक बार फिर से ये निवेदन कि हर बच्चा, क्लास में अभी 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 में से 39 भी नहीं, अच्छा अब 43 हो गए हैं, दैट मीन्स नाउ 42 मैंने स्वयं को हटा दिया है। ठीक है, तो 42 में से एक भी ऐसा ना हो जिसे बात समझ ना आ रही हो। यदि आपको मेरी बात या प्रेजेंटेशन के बाद कोई बात समझ ना आए, प्लीज आप रेज योर हैंड, इंटरप्ट मी इन बिटवीन एंड आस्क। इज इट क्लियर? तो हम अगले काव्यांश पर, अगली चर्चा पर तब बढ़ेंगे जब आप सबको बात समझ आ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगी। जब मैं प्रश्न पूछूं तो सारे बच्चे सक्रिय हों। क्लियर? चलिएगा, तो पहले थोड़ा सा मेरे माध्यम से सुन लीजिएगा, फिर कविता के बारे में व्याख्या और चर्चा हम आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कवि के बारे में। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस माने क्या होता है? वर्षा। प्लीज। वर्षा। वर्षा, वेरी गुड। वर्षा। हाँ, वर्षा ऋतु। और ये वर्षा कहाँ हो रही है? कौन से के इलाके में, कैसे क्षेत्र में? मैम पार्वती। मैम हिल स्टेशन। मैम पार्वती इलाके में। पर्वत। हिल स्टेशन, राइट। तो हम सब ये जानते हैं, यदि कभी हमें जाने का मौका ना मिला हो तो भी हम टीवी पे देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, और हम ये जानते हैं कि समतल समतल मैदानों में वर्षा का जो आनंद होता है, पर्वतीय प्रदेश में वह आनंद एकदम अलग होता है, बहुत अलग होता है। ठीक है, तो कविता के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले ये जान लीजिएगा, इस कविता के जो रचनाकार हैं वे हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। इस कथन को रेखांकित करें, इस कथन को लिखें और इस कथन को समझें।
एक और शब्द मैं बोलूंगी जिसे आप लिख लीजिए और अपने मानस पटल पर अंकित कर लीजिए। सिर्फ लिखना नहीं है, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में अंकित हो जाए। वो शब्द है कुशल चितेरे। प्रकृति के कुशल चितेरे। च पे छोटी की मात्रा, त पे एक की मात्रा, र पे एक की मात्रा। अभी मैंने आपसे दो बातें कही। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ये प्रकृति के या प्राकृतिक दृश्यों के कुशल चितेरे हैं। आप चितेरे के पास ब्रैकेट में लिख सकते हैं चित्रकार, चित्रित करने वाला। इज इट क्लियर? अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो लिखा है आपको किताबों में, गाइड में, सब जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन जो समझने की बात है वो समझ लीजिए। तीसरी बात पंत जी के बारे में विशेष है कि जैसा हम जानते हैं, हमें जानकारी उपलब्ध है कि इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। तो अल्मोड़ा कैसा स्थान है, पर्वतीय या समतल? पर्वतीय। उनका जन्म ही वादियों में हुआ था, पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था। और ईश्वर की उन्हें ईश्वर का वरदान प्राप्त था, काव्य सृजन का, रचना करने का। उनके दिल में जन्म से ही, बचपन से ही एक सुकुमार कवि बैठा हुआ था। जब उन्होंने प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखा, तब उन्होंने इन दृश्यों को न केवल अनुभव किया, न केवल आंखों से इस सुंदरता का पान किया, अपितु अपनी कुशल लेखनी से इसे अभिव्यक्त किया। हम सब तक कविता के रूप में पहुंचे। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं क्योंकि इन्होंने प्रकृति को बहुत ही सॉफ्ट रूप में, बहुत ही कोमलता के साथ चित्रित किया है। ऐसे दृश्य जो आपके दिल को छू जाएंगे। देखो, सुकुमारता कहाँ नहीं होगी? तूफान का वर्णन, झंझावातों का वर्णन, तेज आंधियों का वर्णन है, तो ये भी प्रकृति, ये भी प्रकृति है ना। लेकिन इसका वर्णन ना करके बारिश की बूंदों का सुखद स्पर्श, ठंडी सुगंधित वायु की छुअन, ओस की बूंदों का स्पर्श, आपको मेरे दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? तूफान, झंझावात, ऐसा वर्णन, और सुकोमल, अत्यंत कोमल वाले भाव, आपके मन को छूने वाले, मन को आनंदित करने वाला, ऐसा वर्णन पंत जी ने किया है। ओके, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। पंत जी छायावादी कवि है। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था छायावाद के 4 स्तंभ हैं। पंत यानी सुमित्रनंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 पिलर्स हैं छायावाद के, राइट? तो जिसमें से पंत जी अत्यंत प्रसिद्ध हैं अपनी सुकुमारता के कारण, सुकुमार प्रकृति वर्णन के कारण। अब मैं ज्यादा डिटेल में आपको भी नहीं ले जाऊंगी कि फिर चर्चा करेंगे, आप पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। एक और बात बस कि पंत जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। आप महसूस करेंगे, जब आप कविता पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे प्रकृति का मानवीकरण। मानवीकरण क्या है? प्रकृति के जो निर्जीव उपादान हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, दे विल अपीयर like living being. You will feel that trees, rivers, ponds, flowers, these all are live. तो when you feel कि जो नॉन लिविंग है, जो निर्जीव उपादान है, वो सजीवों के जैसे हरकत कर रहे हैं,
वो देख रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, तब क्या होता है, क्या कहा जाता है, मानवीकरण अलंकार। इज इट क्लियर टू ऑल? मेरी बात Yes, सबको समझ आई? ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes. तो बस इन शॉर्ट Yes, मैंने जो ma'am. कहा है, पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के कुशल चितेरे हैं, ठीक है, और कवि छायावादी कवि हैं। इन्होंने प्रकृति के उपादानों का मानवीकरण किया है। चल, अब हम चलते हैं कविता की ओर। सो अनुष्का, ओवर टू यू। आर यू रेडी? ओके, Just a minute. ओके, all of you please be attentive, please watch carefully and listen carefully। सुने, समझें, हृदयांगम करें। आखिरी शब्द को मैं फिर पूछूंगी मैंने क्या बोला था। मैम एक मिनट, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कोशिश करो, और अगर आवाज नहीं है तो कोई बात नहीं, हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन अपन कर सकते हैं। अनुष्का, परेशान होने की जरूरत नहीं है, देख लो, कोशिश करो, नहीं तो स्क्रीन शेयर कर लो और अपन एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर ट्राई करेंगे। श्रृंखला में आपका ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, हो सकता है आवाज क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, आवाज देखते हैं। स्क्रीन शेयर टू ऑल। यस, पर्वत प्रदेश में पावर्स। कवि के बारे में भी आगे बढ़ा दीजिए, कविता पे आ जाइए। जन्म स्थान कौशानी, कौशानी अल्मोड़ा। हम्म, यस, देखो जैसा यहाँ भी लिखा है कि उनके मानस में प्रकृति सौंदर्य रचा बसा था। मैम एक चीज ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, ठीक है, आप कविता पे आ जाओ बेटा, कविता पे आओ, स्क्रीन शेयर करो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, प्रमुख कृतियां से आगे बढ़ाओ।
प्रतिवेश मेखलाकार पर्वत अपार मैम पता नहीं क्यों नहीं हो रहा अभी। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, स्टॉप, प्लीज स्टॉप। ओके, आई एम गोइंग टू। कोई बात नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश करेंगे अगली क्लास में। आज आप हमसे व्याख्या सुन लीजिए, ठीक है? ऑल आर रेडी? चलिएगा, हम सबसे पहले काव्यांश की ओर, यस मैम। पहले काव्यांश की ओर चलते हैं। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। पहला शब्द है पावस, जिसका अर्थ होता है वर्षा। ठीक है, वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश में, पल पल माने प्रतिपल, हर पल परिवर्तित हो रहा था क्या? प्रकृति का, वेश माने रूप। दोनों लाइन क्लियर हुई? इसको हम बांधेंगे बाद में, पहले शब्दार्थ के अनुसार देखिएगा। वर्षा ऋतु थी, पर्वतीय प्रदेश है, पल पल प्रकृति का स्वरूप बदल रहा है। अगली पंक्ति में देखिए, मेखलाकार। मेखलाकार माने करधनी के आकार का। करधनी कमर पर पहना जाने वाला आभूषण, ठीक है? करधनी के आकार का, अपार दूर दूर तक, एक दूर दूर तक पर्वत फैला हुआ है। और क्या हो रहा है? अपने सहस्त्र माने हजारों, दृग माने आंखें। कौन सी आंखें हैं? पर्वत की कौन सी आंखें हैं? सुमन। सुमन माने पुष्प, फूल। पर्वत पर जितने भी फूल खिले हैं, जितने भी पुष्प खिले हुए हैं, वो सब पर्वत की आंखें हैं। उन्हें फाड़ कर, हम आंखें कब फाड़ते हैं? आंखें फाड़कर कब देखते हैं? क्या हमेशा देखते हैं आंखें फाड़ के? आंखें फाड़कर देखना मतलब क्या होता है? आश्चर्य से देखना, जब कुछ गौर से देखना, ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखना। तो क्या है? मेखलाकार, करधनी के आकार का, अपार पर्वत श्रृंखला फैली हुई है सॉरी, जो अपने हजारों पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़कर यानी खोलकर अवलोक रहा है, देख रहा है। अवलोकना माने, अवलोक यानी देखना, अवलोकन करना। अवलोक रहा है, अब देख रहा है, बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे फैले हुए जल में अपना महाआकार, महाकार महाधन आकार, अपने विशाल आकार को पर्वत नीचे फैले हुए जल में देखकर हर्षित हो रहा है, खुश हो रहा है। अब ये जल कहां से आया? तो आगे दिया है, जिसके चरणों में पला ताल। जिसके नीचे, जिसके चरणों में एक बड़ा सा तालाब है। और ये तालाब कैसा दिख रहा है? दर्पण सा फैला है विशाल। ऐसा लगता है जैसे ये तालाब नहीं है, अपितु एक बहुत बड़ा शीशा है, बहुत बड़ा दर्पण है, जिसमें पर्वत अपने सौंदर्य को, अपनी महानता को, अपनी विशालता को देख रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल? जब बारिश हुई, बहुत सारा पानी बहा, बहुत सारा पानी बरसा, तो पर्वत के नीचे नीचे तालाब भर आए हैं। खूब बड़ा तालाब वहां पर दिखाई, जलाशय बन गया है। और क्योंकि अभी जैसा हमने आपसे कहा, पर्वतीय क्षेत्र में और समतल मैदानों में जो जल की स्थिति है उसमें भी अंतर होता है।
पर्वतीय प्रदेश में आपने जहां भी पानी देखा है वो कैसा होता है? एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर। उसमें कचरा, कूड़ा, गंदगी, मटमैलापन दिखाई नहीं देता। तो कैसा है वो? दर्पण जैसा है। इस कारण से कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया हो कि आपने कभी पर्वतीय प्रदेश में फोटोग्राफी की हो, है ना? और तो जितना पानी के ऊपर दिखाई देता है उतना ही अक्ष, उतना ही वो स्वरूप पर्वत के वो पानी के अंदर भी दिखाई देता है, और उतनी ही स्पष्टता से, उतनी ही सुंदरता से। तो अभी मैंने जो पंक्तियां बताई, जिनका मैंने शब्दार्थ बताया अभी, तो क्या ये क्लियर हुआ है? सबको समझ आया? कैन एनीवन, कोई एक्सप्लेन करेगा? Yes, ma'am. अब एक्सप्लेन आप कीजिए, मैं नहीं करूँ, आप करो, व्याख्या आप करो। Who is going to explain? I think Abhishek Bhargav is agree. Abhishek, are you ready? Very good. Please explain. Yes, ma'am. Please try. Yes, ma'am. मैम अभी हमने जाना कि मैम बड़ा सा पर्वत प्रदेश में मैम वो पल पल उसके वर्षा ऋतु में पल पल बदलता जा रहा है। मैम प्रकृति पल पल बदलती जा रही है। मैम पर्वत एक कमर की आकार का है मैम, जिसकी मैम हजारों आंखें हैं मैम, वो हजारों आंखें मैम फूल हैं मैम। अपनी आंखें फाड़े अपने नीचे जो जल है उसको देख रहा है मैम। वह जल एक दर्पण की एक बड़े दर्पण की तरह फैला तालाब जो एक गुड कीप इट अप। चलो, आवाज थोड़ी कट रही है। हर्षित, आप कोशिश करेंगे? यस मैम। वर्षा ऋतु के समय पर्वत प्रदेश में हर क्षण में ना पर्वतीय जो नीचे प्रकृति है वह बदल रही है, और जो करदोने की तरह पर्वत का आकार है, जब वो उसके नीचे सहस्र वत्सले फूल खिले हुए हैं, और जब वो बार बार आंखें फाड़ के अपने नीचे देखता है तो उसके जो नीचे तालाब भरे हुए हैं वो दर्पण की तरह दिखते हैं, जिसमें वो अपनी खूबसूरती को निहारता है। वेरी गुड, वेरी वेल डन, गुड। अभिषेक, वेरी नाइस। हर्षित, वेरी गुड। अभी भी किसी को कोई डाउट हुआ हो तो पूछिएगा प्लीज। अंजन, आप कुछ कहना चाहते हो? नो मैम। क्लियर, समझ आया बेटा? यस मैम। अब आप लोग मेरे माध्यम से सुन लीजिए, पूरी व्याख्या को एक बार फिर सुन लीजिए, ठीक है? कवि कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र था वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा लगता है मानो प्रकृति, अब ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर जहां थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, प्रकृति पल पल अपना स्वरूप बदल रही है। अभी कैसा भी लग रहा था, फिर एकदम से कुछ और लगने लगता है। तो ना तो पर्वत बदल रहा है, ना प्रकृति बदल रही है, प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही है। जैसे हम तरह तरह के ड्रेसेस पहनकर फोटोग्राफी कराते हैं ना, फोटो सेशन कराते हैं, तो प्रकृति अपना रूप बदल रही है। एम आई क्लियर? पर्वतीय प्रदेश था, वर्षा ऋतु का समय, प्रकृति पल पल अपना स्वरूप बदल रही है। सामने अब क्या स्वरूप बदल रही है? पहला दृश्य, विशालकाय पर्वत फैला हुआ है। इस विशालकाय पर्वत का जो रूप है, जो स्वरूप है, ये करधनी के जैसा है। इस पर्वत पर हजारों फूल खिले हैं। ये फूल ऐसा लगता है मानो पर्वत की हजारों हजार आंखें हों। पर्वत अपने इन नेत्रों से अपने विशाल आकार को नीचे फैले जलाशय के जल में निहार रहा है। यह जलाशय मानो जलाशय ना हो, एक बड़ा फैला हुआ दर्पण हो, जिसमें पर्वत अपने स्वरूप को देखने की चेष्टा कर रहा है। क्लियर? तो पर्वत प्रदेश में वर्षा का आना, पल पल प्रकृति का अपने स्वरूप बदलना, विशाल फैले हुए पर्वत का अपने पुष्प रूपी नेत्रों से अपने स्वरूप को
जलाशय के जल में निहारना। इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है, अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं और देखते हैं। इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे आज क्योंकि व्याख्या तो थोड़ी बड़ी होगी। सुन लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं, व्याख्या फिर भले अगली क्लास में करेंगे। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब जब प्रकृति का दृश्य इतना सुंदर है ना, तो मन में रोमांच हो जाता है, घमंड हो जाता है। अब किसे घमंड हो रहा है? गिरि का गौरव, पर्वत के गौरवशाली गीतों को गाकर झरने झर रहे हैं, झरने बह निकले हैं। अब झरनों की आवाज आ रही है तो कैसा लग रहा है? ये झरने पर्वत की प्रशंसा कर रहे हैं। और कैसे? नस नस में उत्तेजित होकर, एकदम रोमांच होगा तो नस नस उत्तेजित हो गई है। और मोती की लड़ियां, चारों ओर छिटकती हुई जो बूंदे हैं वो लगता है मोती की लड़ियां हैं। इस तरह से झाग भरे झरने झर रहे हैं। गिरिवर के उठ उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो सिर्फ शब्दार्थ देख लीजिए क्योंकि व्याख्या में समय लगेगा। गिरिवर माने पर्वत के, उर माने हृदय से, उठकर माने उत्पन्न हुए, उच्चाकांक्षाओं यानी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं, तरुवर माने वृक्ष, झांक रहे हैं, नीरव माने शांत चुपचाप, आकाश में कैसे? अनिमेष, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। ओके, अनिमेष एक टक, अटल, अटल यानी हिल नहीं रहे हैं, स्थिर, लेकिन कुछ चिंता मग्न है, कुछ उनको चिंता है। तो मैं अभी पढ़ देती हूँ, फिर जो भी संशय रह जाएगा यहीं से हम आरंभ करेंगे। अब शब्दार्थ मैंने बता दीजिए, सिर्फ सुन लीजिएगा। कवि कहता है कि पहाड़ों की छाती पर, पहाड़ों के वक्ष स्थल पर बहने वाले झाग जैसे जल वाले झरने ऐसे मनोरम लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हों। ये झरने ध्वनि कर रहे हैं मानो पर्वत की महत्ता का गुणगान कर रहे हों। इन स्वर को सुनकर सभी के नसों में उत्तेजना भर जाती है, उत्साह का संचार हो जाता है। जो भी इन झरनों को झरते हुए देखता है ना, उसको रोमांच हो जाता है, आनंदित हो जाता है। वो पहाड़ की छाती से उगकर जो वृक्ष निकले हैं, जो आकाश को छूते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वे शांत आकाश में झांकते हैं, लेकिन मौन, चुपचाप, अपलक, बिना पलक झपकाए, अटल लेकिन चिंता मग्न, जैसे किसी रहस्य को सुलझाने के लिए तत्पर हूं। ठीक है, मौन क्यों है, चुपचाप क्यों है, अटल क्यों है और चिंता मग्न क्यों है? क्योंकि एक तो उनकी अभिलाषाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, उच्चाकांक्षाएं, है ना, उनकी हाई एम्बिशंस हैं। और आकाश आप कभी भी दूर से देखो तो क्या लगेगा? ये जो जितनी भी आपको आकाश में एक मिनट, आपको दूर से देखने पर जब आप पर्वत की ओर देख रहे हैं और पर्वत पर जो वृक्ष हैं या जो बादल छाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगता ना कि दूर हैं, ऐसा लगता है कि आसमान पर्वत पर उतर आया है। ऐसा लगता है कि जो वृक्ष है वो आसमान को छू रहे हैं। तो वृक्ष आसमान को नहीं छू रहे, असल में कवि की जो मनोदशा है, कवि के मन में जो निहित अभिलाषाएं हैं और उन सपनों को पाने की जो चिंता है कि कैसे होगा, ठीक है, इस वस्तु स्थिति का वर्णन किया गया है। एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, अगली क्लास में चर्चा करते हैं। डन? ओके, और आंसर देने के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, ओके, यस सर। चलिए स्टार्ट करें। ओम
शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू, प्लीज ma'am. टेक केयर। थैंक यू चलो मैम, मजा सायरा आया? मैम। थैंक यू मैम, सायरा मैम। अच्छा लगा? गुड। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sarah, ma'am. थैंक यू मैम।